नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर गौर करने वाले हैं। क्या इतिहास, क्या वो सच में खुद को दोहराता है? आज हम जो कुछ अपने आसपास देख रहे हैं, देशों पर बढ़ता कर्ज, अमीर और गरीब के बीच वो जो खाई चौड़ी होती जा रही है, और दुनिया में एक नई महाशक्ति का पुरानी महाशक्ति को चुनौती देना, क्या ये सब पहली बार हो रहा है या ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से बार बार होती आई है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हम रे डालियो के मशहूर अध्ययन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारी कोशिश उन बड़े ऐतिहासिक पैटर्न को समझने की है जिन्हें स्रोत में बिग साइकिल्स यानी बड़े चक्र कहा गया है। हम ये देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी ताकतें और उनकी करेंसीज उठती हैं और फिर गिर जाती हैं। और इस पड़ताल का सबसे चौंकाने वाला पहलू जानते हैं क्या है? स्रोत के मुताबिक आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो कई मायनों में 1930 से 1945 के दौर जैसा है। एक मिनट, 1930 से 45, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस दौर में तो महामंदी थी, ग्रेट डिप्रेशन और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। मतलब दुनिया में भारी उथल पुथल थी। क्या स्रोत वाकई ये कह रहा है कि हमें वैसी ही किसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? ये तो थोड़ा डरावना लगता है। डरावना जरूर लग सकता है, पर इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि उन शक्तियों को समझना है जो दुनिया को चलाती हैं। स्रोत हमें इतिहास का एक तरह का नक्शा देता है ताकि हम समझ सकें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। ये बिग साइकिल या बड़ा चक्र जिसकी बात हो रही है, आखिर है क्या? इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे एक तरह की तयशुदा कहानी समझिए। एक क्या कहते हैं, एक आर्केटाइप जो बार बार दोहराया जाता है। जब कोई नई विश्व व्यवस्था बनती है, कोई एक देश सबसे ताकतवर बनकर उभरता है, तो शांति और जबरदस्त खुशहाली का एक दौर आता है। लोग इस खुशहाली पे भरोसा करके भविष्य के लिए दांव लगाते हैं, खूब कर्ज लेते हैं, निवेश करते हैं, और इससे एक आर्थिक बुलबुला बनता है, एक फाइनेंशियल बबल। बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, बुलबुले हमेशा फूटते हैं। हाँ। जब ये बुलबुला फूटता है तो आर्थिक गिरावट आती है। इसी दौरान समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ चुकी होती है कि देश के भीतर तनाव पैदा हो जाता है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उभरती हुई ताकत पुरानी ताकत को चुनौती देने लगती है। इन सब का नतीजा होता है संघर्ष, जो क्रांति या युद्ध का रूप ले सकता है। इस संघर्ष के बाद व्यवस्था का पुनर्गठन होता है, एक रीस्ट्रक्चरिंग, और फिर एक नया विजेता उभरता है और एक नया चक्र शुरू हो जाता है। स्रोत के मुताबिक ये बड़े चक्र आमतौर पर 50 से 100 साल तक चलते हैं। 50 से 100 साल? हाँ, जिसमें 10 से 20 साल का जो बदलाव का दौर होता है वो बहुत उथल पुथल वाला होता है। ये तो वाकई एक फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो किसी देश के इस कहानी का हीरो बनने, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के पीछे क्या राज होता है? क्या ये सिर्फ मिलिट्री और पैसे की बात है? और स्रोत में इसी बात पर बहुत जोर दिया गया है। मिलिट्री और पैसा तो नतीजा है, असली नींव कहीं और है। सबसे जरूरी चीज है एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि वहीं से नई सोच वाले लोग निकलते हैं। फिर आता है देश के लोगों का चरित्र, उनकी कड़ी मेहनत करने की आदत, एक दूसरे के प्रति नागरिक समझ, सिविलिटी, और नियमों का पालन करने की संस्कृति। ये ज्यादा बुनियादी चीजें हैं। हाँ, भ्रष्टाचार का कम होना और कानून का राज, ये सब भी इसी में शामिल होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी स्तंभ है। इनके अलावा नई तकनीक खोजने और बनाने की क्षमता, यानी इनोवेशन, दुनिया के बाजार में दूसरों से बेहतर सामान बनाने की ताकत, और आखिर में जाकर इन सब की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं, तब कोई देश दुनिया का लीडर बनता है। तो फिर सब कुछ गलत कहाँ होने लगता है? सफलता अपने साथ ही अपनी तबाही के बीज कैसे ले आती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। पतन के कारण अक्सर सफलता में ही छुपे होते हैं। सोचिए, जब कोई देश बहुत अमीर और सफल हो जाता है तो वहां काम करने वाले लोग महंगे हो जाते हैं। अच्छा, वो अपनी ही सफलता का शिकार हो जाते हैं। जैसे आज कोई कहे कि जर्मनी या जापान में फैक्ट्री लगाना चीन या वियतनाम से ज्यादा महंगा है। बिल्कुल यही होता है, वो अपनी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता खोने लगते हैं। दूसरा, उनकी सफलता के राज, उनकी तकनीक दूसरे देश कॉपी कर लेते हैं। तीसरा, जब पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी देखती है तो मेहनत करने की आदत कम हो जाती है, लोग आराम पसंद हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, जो देश सबसे ताकतवर होता है उसकी करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी बन जाती है। रिजर्व करेंसी यानी दुनिया भर के देश व्यापार और बचत के लिए उसी करेंसी का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे आज डॉलर का होता है। सही पकड़े। और ये उस देश को एक असाधारण विशेषाधिकार देती है, एक ऐसी बेमिसाल ताकत जो किसी और के पास नहीं होती। वो अपनी मर्जी से पैसा छाप सकता है और पूरी दुनिया से आसानी से कर्ज ले सकता है। ये ताकत कुछ समय के लिए उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाती है, लेकिन असल में ये उसे अंदर से खोखला कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने लगता है और कर्ज के जाल में फंसता जाता है। आपने कर्ज का जिक्र किया और ये मुझे सीधे पैसे और क्रेडिट के विषय पर लाता है। स्रोत में इस बात पर बहुत गहराई से चर्चा की गई है कि पैसा खुद कैसे समय के साथ बदलता है, ये बिग साइकिल में कैसे फिट बैठता है। ये इस साइकिल का दिल है। स्रोत 3 तरह की मौद्रिक प्रणालियों की बात करता है जो एक चक्र में घूमती रहती हैं। पहली है टाइप 1, हार्ड मनी। हार्ड मनी। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे असली सोने चांदी के सिक्के। इसमें भरोसा सबसे ज्यादा होता है क्योंकि सिक्के की अपनी कीमत है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नहीं बढ़ सकती क्योंकि आप ज्यादा सिक्के बना नहीं सकते। क्रेडिट यानी उधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? फिर आता है टाइप 2, हार्ड मनी पर आधारित दावे, यानी कागज के नोट जिनके पीछे ये वादा होता है कि आप जब चाहें इस नोट के बदले सरकार से सोना ले सकते हैं। यहीं से क्रेडिट का खेल शुरू होता है। बैंक और सरकारें अपने पास रखे सोने से ज्यादा कागजी नोट छापना शुरू कर देती हैं। इस भरोसे पर कि सब लोग एक साथ सोना मांगने नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो यहां भरोसे का तत्व थोड़ा बढ़ जाता है। और तीसरा प्रकार? फियाट मनी। हाँ, तीसरा है टाइप 3, फिएट मनी, जो आज की दुनिया है, जैसे हमारा रुपया या अमेरिकी डॉलर। ये कागज का एक टुकड़ा है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि इसकी कीमत है और हम सब इस बात पर यकीन करते हैं। ये तो पूरा एक भरोसे का खेल है ही। इसमें क्रेडिट की कोई सीमा नहीं होती, सरकार जितना चाहे पैसा छाप सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर ये भरोसा टूटा तो वो नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। तो पूरा सिस्टम एक तरह से भरोसे पर चल रहा है। क्या इतिहास में कोई ऐसा बड़ा पल है जब हम एक प्रकार के पैसे से दूसरे प्रकार पर गए हों, जिससे चक्र साफ समझ में आए? बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 1971 का निक्सन शॉक। स्रोत में रे डालियो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने घोषणा की कि आज से अमेरिकी डॉलर को सोने में नहीं बदला जा सकेगा। मतलब उन्होंने टाइप 2 सिस्टम को खत्म कर दिया और दुनिया को पूरी तरह से टाइप 3 फिएट मनी सिस्टम में धकेल दिया। हाँ बिल्कुल। डालियो का क्या रिएक्शन था? उन्हें लगा होगा कि अब तो सब खत्म। हाँ, उन्हें लगा कि अमेरिकी मौद्रिक प्रणाली ध्वस्त हो गई है और अगले दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ठीक उल्टा। अगले दिन बाजार गिरने की बजाय और ऊपर चढ़ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये असल में मुद्रा का अवमूल्यन था। सरकार ने अपनी करेंसी की कीमत गिरा दी थी। जब ऐसा होता है तो लोग करेंसी में पैसा रखने की बजाय उसे स्टॉक, सोना या प्रॉपर्टी जैसी चीजों में लगा देते हैं ताकि उनकी बचत की कीमत न गिरे। स्रोत यही बताता है कि सरकारें अक्सर युद्ध या बड़े कर्ज संकट के समय में ही ऐसा कदम उठाती हैं ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा छाप सकें। ये एक क्लासिक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। बिल्कुल। तो ये पैसे और ताकत का चक्र सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। स्रोत में इसके असली ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे डच और ब्रिटिश साम्राज्य। चलिए डच साम्राज्य से शुरू करते हैं। उनकी कहानी क्या थी? 17वीं सदी में डच साम्राज्य दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था। सोचिए, एक छोटा सा देश, लेकिन पूरी दुनिया के व्यापार पर उसका कब्जा था। उन्होंने 2 क्रांतिकारी काम किए। एक, उन्होंने ऐसे जहाज बनाए जो उस जमाने में सबसे तेज और सबसे कुशल थे, और दूसरा, उन्होंने आधुनिक पूंजीवाद का आविष्कार किया। पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, दुनिया की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, दोनों उन्होंने ही शुरू किए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतनी ताकतवर थी कि उसकी अपनी सेना होती थी और वो देशों से संधियां कर सकती थी। ये तो आज की किसी बड़ी टेक कंपनी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होने जैसा है। बिल्कुल। और उनकी करेंसी डच गिल्डर दुनिया की पहली ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनी। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। वे महंगे हो गए। वो अपनी सफलता के कारण बहुत महंगे हो गए। ब्रिटेन जैसे नए प्रतिस्पर्धी पैदा हो गए। वे लगातार महंगे युद्धों में उलझे रहे और आखिरकार इतने ज्यादा कर्ज में डूब गए कि उनका साम्राज्य बिखर गया। और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी क्या यही स्क्रिप्ट दोहराई, बस बड़े पैमाने पर? लगभग वही कहानी, बस किरदार बदल गए।
18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति की लहर पर सवार होकर ब्रिटेन दुनिया का वर्कशॉप बन गया। उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहा जाता था कि उस पर सूरज कभी नहीं डूबता, और उनकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग ने डच गिल्डर की जगह ले ली और दुनिया की नई रिजर्व करेंसी बन गई। लेकिन फिर उनका पतन भी हुआ। हाँ, 2 विश्व युद्ध लड़ने की कीमत बहुत भारी पड़ी। ब्रिटेन ने अपने विशाल साम्राज्य को बनाए रखने और युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से भारी कर्ज लिया। एक समय जो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार था, अब वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका था। और पाउंड पर से भरोसा उठ गया। धीरे धीरे, खासकर 1949 और 1967 में, जब उन्हें अपनी करेंसी का बड़ा अवमूल्यन करना पड़ा। दुनिया समझ गई कि अब पाउंड में दम नहीं रहा और सारा भरोसा धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर शिफ्ट हो गया। ये सारी बातचीत हमें आज के दौर में आज की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका तक ले आती है। स्रोत में एक बहुत सीधी और थोड़ी चिंताजनक बात कही गई है कि अमेरिका अपने चक्र का लगभग 75% हिस्सा पूरा कर चुका है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, और ये बयान हवा में नहीं है। स्रोत इसके पीछे कई ठोस संकेतों की ओर इशारा करता है। पहला, अमेरिका पर कर्ज का स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, 2008 के वित्तीय संकट के बाद ब्याज दरों का लगभग 0 तक गिर जाना और फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल करना। क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब मूल रूप से अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए बहुत सारा नया पैसा छापना ही है ना? ये तो उस टाइप 3 फियाट मनी के अंत वाले चरण जैसा लगता है जिसके बारे में आपने बताया था। अब बिल्कुल सही जोड़ रहे हैं, ये उसी पैटर्न का हिस्सा है। इसके अलावा देश के भीतर देखिए, अमीर और गरीब के बीच आय और संपत्ति का अंतर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। राजनीतिक विचारों में भी जमीन आसमान का फर्क है। समाज बुरी तरह बटा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के रूप में एक बहुत मजबूत प्रतिस्पर्धी उभर कर सामने आया है, जो अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती दे रहा है। ये सारे संकेत मिलकर उसी ऐतिहासिक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं जिसकी चर्चा हम अब तक कर रहे हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये है कि साम्राज्य और उनकी मुद्राएं एक अनुमानित से चक्र में उठती और गिरती हैं। इसके पीछे शिक्षा, लोगों का चरित्र, कर्ज का स्तर और धन का बंटवारा जैसी बुनियादी ताकतें काम करती हैं। और पैसा खुद भी एक चक्र से गुजरता है, ठोस संपत्ति यानी हार्ड मनी से शुरू होकर सिर्फ भरोसे पर चलने वाली करेंसी फिएट मनी तक, जिसका अंत अक्सर मुद्रा की कीमत गिरने यानी अवमूल्यन में होता है। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ढांचा भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका मकसद उन पैटर्न और कारणों प्रभाव के रिश्तों को समझना है ताकि हम आने वाले मुश्किल समय के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। ये स्रोत हमें घबराने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को एक बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने की दृष्टि देता है। और यह स्रोत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह लेने में ज्यादा कुशल और सस्ते होते जा रहे हैं, कोई भी समाज अपनी आबादी की जरूरतों को पूरा करने और दुनिया में आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बने रहने की दौड़ के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में हमारे भविष्य को आकार देगा।